अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1947 टू 1956। डिफरेंट फेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। जो फर्स्ट फेज है वो 1947 से 1956 तक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और जैसे वो आज़ाद हुआ तो कोई भी कंट्री जो न्यूली डेवलप हो, जो न्यूली स्टैब्लिश हो, उनको कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को रन कर सके, चला सके। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया, वो था इंडियन एक्ट ऑफ 1935। ये सेम एक्ट इंडिया ने भी अडॉप्ट किया और सेम एक्ट जो है पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया। और पाकिस्तान ने जब इसको अडॉप्ट किया तो उसमें कुछ चेंजिंग की और इस पर्पज से अडॉप्ट किया कि हम अब जो है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट 1935 जो है तब तक हमारी स्टेट में जो है वो इम्पोज रहेगा। डियर स्टूडेंट, इंटरम का मतलब होता है टेम्परेरी, आर्जी। अब पाकिस्तान बन गया। अब जो फर्स्ट काम था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो टास्क असाइन किया जाए। पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, आप बेटा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस वक्त की लेजिस्लेटिव बॉडी थी या पार्लियामेंट थी। जो आज हमारे पास पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, सेनेट है, उस वक्त हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। क्योंकि इलेक्शन जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले हुए थे, उसके बाद नहीं हुए थे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही बनाएगी जिसमें डिफरेंट कमेटीज बनाएगी, जैसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी, और इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट टास्क दिए गए थे। अच्छा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 26 जुलाई 1947 को बनी, और जो इसका सेशन फर्स्ट सेशन था वो 10 अगस्त 1947 में बना। अच्छा, अब 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ फ्रेमवर्क जो है वो पास किया, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। और सेम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही एक कमेटी बनाई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, और उसको ये काम दिया गया कि आपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है जी? ये एक प्रपोजल था, एक फ्रेमवर्क था जो कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने जो है प्रपोज किया था, दिया था, इसको अप्रूव भी किया था। और इसमें जो है मेन थीम और मेन पॉइंट वो यही है कि जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियोलॉजी बेस्ड होगा और इस्लामिक बेस्ड होगा, यानी कि इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है वो अपलिफ्ट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अच्छा, अब इन डिटेल ये मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि ये मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की तरफ कि अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए क्या हो रहा है। जो बेसिक कमेटी बनाएगी वो 24 मेंबर पे थी और उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। बेसिक कमेटी के अंदर जो है वो वेरियस सब कमेटीज बनाई गई जिनके ऊपर जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे ड्यूटीज थी कि वो देखें कि प्रोविंशियल नीड्स कैसी हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है। फ्रेंचाइज यहाँ पे लिखा है, फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, कि किन किन कंडीशन पे किसी को जो है ना वोट डालने का राइट दिया जाए, जुडिशरी कैसे होनी चाहिए। इसी तरह एक बोर्ड बनाया गया जिसमें था जिनको बाकायदा टास्क दिया गया कि आपने इस्लामिक यानी कि रिलीजियस मैटर के ऊपर जो है ना हमें गाइड करना है, ठीक है ना, और यानी कि तालीमात इस्लामिया, यानी कि आपने हमें एजुकेट करना है कि वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्योरली इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का जो ड्राफ्ट है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, तो वो ये थी कि पहला तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है और जिसका मेन थीम यही था कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस्लाम के मुताबिक बनाए जाएंगे, उनको बनाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है बेसिक कमेटी ने इनकॉर्पोरेट किया कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो इसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। सेकेंड जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब है कि कोई भी लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, उसके 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस होगा उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ ऑल यूनिट्स। बेटा यहाँ पे ऑल यूनिट्स का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की 2 पार्ट थी, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं और वेस्ट पाकिस्तान जहाँ पे 4 सूबे हैं, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ के 4 सूबे, इन सब के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि 100 मेंबर्स जो है इस पर कंसिस्ट करेगा और 100 जो नंबर है वो इन 5 में इक्वली डिवाइड होगी। जो लोअर हाउस होगा वो हाउस ऑफ पीपल होगा और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन की बेस पर होगी और उसकी जो सीट्स हैं वो 400 होंगी। और बोथ हाउस जो है वो इक्वल पावर एंजॉय करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड बाय द जॉइंट सेशन फॉर द 5 ईयर।
ज्वाइंट सेशन का मतलब ये है कि दोनों हाउसेज, अपर एंड लोअर हाउस, दोनों ही मिलके जो है प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट करेंगे, और एक बंदा जो है वो 2 दफ़ा भी इलेक्ट हो सकता है। 2 टाइम्स ओनली का मतलब ये कि कंसेक्टिवली 2 दफ़ा भी वो इलेक्ट हो सकता है। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी कि वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करें, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट की होगी, और प्रेसिडेंट के लिए जो है वो मुसलमान होना ज़रूरी है। सॉरी, वो मुसलमान भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन वो किसी को आंसरेबल नहीं होगा। ही वुड बी असिस्टेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, और असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, और उसकी जो भी काम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप की गई। प्राइम मिनिस्टर जो है अपने हर काम के लिए जो है ना प्रेसिडेंट को जो है वो बताएगा कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी कैबिनेट ये काम करी है। और जो पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर जो है वो ख़त्म की जा सकती है, चेंज की जा सकती है बाय 2/3 मेजॉरिटी। और जो कैबिनेट है वो आंसरेबल होगी टू द बोथ हाउसेज। बोथ हाउस का मतलब ये है कि अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, एंड उर्दू वुड बी ए नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर ना मैं आपको क्रिटिसिज्म, इसके नेक्स्ट स्लाइड है, लेकिन थोड़ी सी बात जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बताती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म क्या किया गया, आपने मेरी बात गौर से सुनी है। अब 2 पार्ट है, ऊपर वाली जो है उसमें अपर हाउस में तो उन्होंने कह दिया इक्वल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी, 100 है वो इक्वली चारों, पाकिस्तान के 4 और बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान उसमें डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन जो लोअर है ना उसमें कहा गया कि पॉपुलेशन के बुनियाद पर। अब 2 हिस्से, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। अगर हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे सी डिवाइड करें तो ये अंडरस्टूड है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी कि पंजाब, सिंध, सरहद, केपी, इनके पास जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है मौजूदा। तो इसका मतलब ये है कि लोअर हाउस में जो हेजेमनी, जो डोमिनेंस डेवलप होनी है वो किसकी हो जाएगी, वो वेस्ट पाकिस्तान की हो जाएगी। और इस चीज़ को ईस्ट पाकिस्तान वालों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि अगर हम ये प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम मिनॉरिटी में चले जाएंगे, और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो मेजॉरिटी में चले जाएगा। अगर हम कोई बिल भी लाना चाहेंगे पास करवाने के लिए तो मेजॉरिटी जो है वो वेस्ट पाकिस्तानी होंगी, तो वेस्ट पाकिस्तान इसको ख़त्म कर देंगी, तो हमारा बिल तो कोई पास ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा उन्होंने जो इसमें रिजेंटमेंट शो करवाई वो ये थी कि उर्दू को खाली नेशनल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बंगाली ज़ुबान बोलते तो बंगाली की भी होनी चाहिए। और तीसरा वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिलीजियस बेस ना हो, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको इंक्लूड ना किया जाए। तो ये क्रिटिसिज्म की जो स्लाइड है जिसमें इंग्लिश में पॉइंट लिखे हुए, ये मैंने आपको उर्दू में सारा समझा दिया है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी उसने अपना सेकेंड ड्राफ्ट दिया 22 दिसंबर 1952 को, और इसमें क्या किया गया कि जो है कुछ चेंजिंग की गई और पहली रिपोर्ट को रिवाइज किया गया। पहली रिपोर्ट के मुताबिक हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट का मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया कि मुस्लिम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट था देयर शुड बी हाउस ऑफ यूनिट विद 60 member from East Pakistan and 60 from the West Pakistan. The House of People should be 400, यानी कि अब अपर और लोअर हाउस को, अपर हाउस को उन्होंने कह दिया हाउस ऑफ यूनिट, जिसमें उन्होंने कहा 60 ईस्ट पाकिस्तान से हो जाए और 60 ही वेस्ट पाकिस्तान से हो जाए। और जो हाउस ऑफ पीपल है, यानी कि जो लोअर हाउस है उसकी 400, जिसमें 200 इलेक्टेड फ्रॉम ईच विंग। ईच विंग का मतलब कि 200 ही जो है वो पंजाब से होंगे, 200 केपी के से, 200 सरहद से, 200 ही ईस्ट पाकिस्तान से। अच्छा, अब रिलीजियस मिनॉरिटी वुड बी हैव रिप्रेजेंटेटिव एट नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल। रिलीजियस मिनॉरिटी को बेटा इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया क्योंकि जो बांग्लादेश था वहाँ पे इंडियंस, हिंदूज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, इंडियंस नहीं हिंदूज बहुत ज़्यादा थे, तो उनको उनकी डिमांड्स को कैटर करने के लिए रिलीजियस मिनॉरिटी को फिर भी कहा गया कि हम नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों पे इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। द कैबिनेट वॉज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असेंबली, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। अब जब फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने हर काम के लिए
प्रेसिडेंट को जवाब देंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रेसिडेंट को जवाब देने ही होंगे बल्कि वो नेशनल असेंबली को जवाब देंगे जो हाउस ऑफ पीपल है। और हेड ऑफ स्टेट वुड चूज अ कमेटी ऑफ इस्लामिक स्पेशली टू इंश्योर द ऑल द लेजिस्लेशन कन्फर्म टू इस्लामिक लॉ। ठीक है, और वो जो हेड ऑफ स्टेट है उसको जो है स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी, वो जो है वो इलेक्ट करेगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी सेटल्ड बाय द असेंबली। अब जो पहली रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि जो उर्दू होनी चाहिए। अब जब उन्होंने इतराज़ की इस पाकिस्तानियों ने कि नहीं बंगाली भी होनी चाहिए, तो बेसिक कमेटी में कहा गया कि ठीक है, जब पार्लियामेंट बनेगी, नेशनल असेंबली बनेगी, तो हम उसमें डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अच्छा, इस रिपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर आप 200 जो है ईस्ट विंग को देते हैं, तो अगेन अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की 200 बनाए तो चारों सूबों के पास 200 होगा, तो तकरीबन ये कितना बन जाएगा, ये तकरीबन 800, यानी कि 2 4 का कितना होता है 800 के करीब जो है वो जो मेंबर जो हैं वो तो खाली वेस्ट पाकिस्तान से आ जाएंगे, और ईस्ट पाकिस्तान से सिर्फ 200 बंदा होगा, 200 मेंबर्स होंगे। तो अगेन ये एक डोमिनेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, तो हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजाइन किया कि डिसाइड किया जाए कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। अब पाकिस्तान को बने काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन स्टिल ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसी दी जाएगी, लैंग्वेज कौन सी होगी। उसमें इन सब सिचुएशन में पोलिटिकल क्राइसिस में 17 अप्रैल 1953 को गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन और अदर 3 मेंबर ऑफ कैबिनेट यानी कि उनको जो है वो डिसमिस कर दिया। और इसमें गुलाम मोहम्मद ने ये कहा, आई हैव बीन ड्राइविंग टू द कंक्लूजन दैट कैबिनेट ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैज़ प्रूवन entirely inadequate to grapple with the difficulty facing the country। यानी कि उन्होंने क्लियर कर कह दिया कि जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन और उनकी जो कैबिनेट है वो इनकम्पिटेंस है, वो काम जो है अप्रोप्रिएट नहीं कर रही और हमें कोई अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रही। अब उनके बाद यानी कि नाज़मुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद अली बोगरा आते हैं, वो टेकअप करते हैं और वो अपना जो है एक बोगरा फार्मूला देते हैं। और वो जो है अगर हम इस पहले पॉइंट को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा ऑन 21 सितंबर 1954 while Muhammad Ghulam was out of country, Bogra persuaded the assembly to pass law limiting the power of the governor general by saying that all his ministers including prime minister must be member of assembly, that the assembly had to approve the cabinet and the governor general had to take the advice of minister। यानी कि अब मोहम्मद अली बोगरा क्या करें, गवर्नर जनरल की पावर को जो है वो साइड पे करें और वो चाहते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो है वो अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है, और वो जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। बट बिफोर इट कुड बी रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल मोहम्मद गुलाम 24 अक्टूबर 1954। यानी कि मोहम्मद अली बोगरा जो है वो मैं अगेन उसको उर्दू में समझा रही हूँ कि मोहम्मद अली बोगरा आए, गुलाम मोहम्मद ही उन्होंने अपॉइंट किया क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया। लेकिन जब उन्होंने ये फार्मूला दिया और असेंबली से पास करवाया तो गुलाम मोहम्मद जो है उस वक्त कंट्री में नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे। और मोहम्मद अली बोगरा ने ये कहा कि इसमें गवर्नर का होना ज़रूरी नहीं है, हम इसमें जो है ना जो हम उसको खुद पास कर लेते हैं और गवर्नर जनरल को हम मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, ना कि हमें उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। अब जैसे अगर ये बिफोर डैट की फार्मूला इम्प्लीमेंट होता, अगेन गुलाम मोहम्मद ने नाज़मुद्दीन की तरह ही जो मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। कब? 24 अक्टूबर 1954 को। अब 24 अक्टूबर 1954 को जो गवर्नर जनरल ने असेंबली डिसमिस की थी, डिसॉल्व की थी, उनके एक्शन को सिंध कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड डिसोल्यूशन इलीगल बट द फेडरल कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नर जनरल एक्शन एंड सीकिंग फॉर द सेटिंग अप द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब बेटा इस स्लाइड से हमें ये पता चलता है कि एक वॉर जो है वो स्टेट के अंदर है फॉर द सेक ऑफ पावर, ठीक है, जिसमें सिविल एक तरफ है, जो ब्यूरोक्रेसी एक तरफ है और जुडिशरी एक तरफ है। उन गवर्नर जनरल के एक्शन को जो है वो सिंध हाई कोर्ट तो कहती है कि इनलीगल है, लेकिन हाई कोर्ट फेडरल कोर्ट जो है वो कह देती है कि वो उनको जो है राइट
असम्बली डिसोल्यूशन करने का, डिज़ोल्व करने का। और इस तरह से क्या है, इस तरह से ये सब वो टेक्निक्स हैं या ये सब वो एक्शंस हैं, ये सब वो इवेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1954 तक आप देखिए अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा। करीबन 10 साल के करीब अरसा होने लगा है, लेकिन हम अभी तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन तक जा ही नहीं पा रहे। अब सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो जून टू जुलाई रहती है 1955 में, जिसमें गुलाम मोहम्मद कॉल कन्वेंशन ऑन 10 मई 1955 all its member to be elected indirectly. In this way, the second Constituent Assembly came into existence during the month of June-July 1955. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो है 1 यूनिट स्कीम आती है 1955 में. The presence of different provinces in West Pakistan had complicated the issue of West Pakistan representation in Constituent Assembly. In November 1954, Bogra had proposed the 4 provinces. अब ये क्या चल रहा है बेटा, अब ये मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला आ गया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी असम्बली भी जो है वो डिसमिस कर दी गई. अब मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में क्या था, मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ. मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में ये था कि जितने भी 4 प्रोविंस थी वेस्ट पाकिस्तान के, उनको यूनाइट करके जो है वो एक सूबा बना दिया जाता है. और उसका मकसद यही होता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, कि वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की इक्वल लाई जा सके. ऑन 5 अक्टूबर 1955 सिकंदर मिर्जा पास एन ऑर्डर यूनिफाइंग ऑल द वेस्ट पाकिस्तान इन व्हाट बिकम नोन एज अ 1 यूनिट स्कीम. ठीक है, यानी कि इसको 1 यूनिट स्कीम कहते हैं, बोगरा फार्मूला कहते हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों को डिसॉल्व करके एक सूबा बना दिया गया और वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा और वेस्ट पाकिस्तान एक सूबा. अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया. 1 यूनिट स्कीम हेल्प द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग मेकिंग टू अचीव सक्सेसफुली. द प्रीवियस कमेटी वर्क हेल्प द न्यू असेंबली दैट कंप्लीटेड दिस वर्क एंड प्रेजेंट इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 जनवरी 1956. उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उसको प्रूफ कर लिया गया 29 जनवरी को 1956 में. ऑन मार्च 23 1956 इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फाइनली अप्रूव कर दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया पाकिस्तान में. यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए और पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1956 में, यानी कि 9.5 ईयर हमें लग गए अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. अच्छा, अब आता है फर्स्ट मार्शल लॉ. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असाइनमेंट में दिया है, प्रेजेंटेशन में दिया है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है. मैंने यहाँ पे उसकी आर्टिकल्स को जो है वो मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसको इंटर में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक में स्टडी नहीं करते, लेकिन इंटरमीडिएट में पढ़कर आते हैं और ये भी आपके असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का हिस्सा है. कॉन्स्टिट्यूशन बना 9.5 ईयर लगी, लेकिन वो सिर्फ 2 साल तक ही चल सका. ऑन अक्टूबर 7, 1958 प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा इम्पोज मार्शल इन द कंट्री एंड अब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब्रोगेटेड का मतलब ख़त्म कर दिया गया और उन्हें अयूब खान को एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इन्वाइट किया. 20 डे लेटर 27 अक्टूबर अयूब खान ओवर थ्रू द सिकंदर मिर्जा गवर्नमेंट एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल. यानी कि सिकंदर मिर्जा ने ही इन्वाइट किया अयूब खान को कि आए मुल्क में जो है मार्शल इम्पोज करें, लेकिन अयूब खान ने इटसेल्फ यानी कि 27 डेज लेटर, यानी 20 डे लेटर जो है वो सिकंदर मिर्जा की गवर्नमेंट को ही ख़त्म कर दिया है. इसी तरह से पाकिस्तान में फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया 1958 को. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने स्लाइड्स दोबारा बनाई हैं विद आई होप कि इस दफ़ा आपको वॉइस जो है वो ज़्यादा क्लियर फील हो और आपको इस दफ़ा कोई इशू ना हो. ये सारी हिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है. मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको शॉर्टली हर चीज़ समझाती जाऊँ और जो आपको हैंड आउट्स हो वो इन डिटेल हो. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. कोई इशू, कोई क्वेरी तो बेटा मुझसे लाजमी पूछना. आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. और जो लेक्चर है वो अब LMS पे ही अपलोड हुआ करेगा और वीडियो जो होगा उसको मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूँगी जैसे इस दफ़ा किया है, ताकि हर स्टूडेंट्स के लिए ईजिली एसेसेबल हो. अल्लाह हाफिज़.